सभी को नमस्कार। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है विच इज 23,026। जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे अभी भी हमारे को कुछ शेयर्स डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, इस वीडियो में हम उनको समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले तो कुछ बेसिक ग्राउंड रूल रखे हैं जिसपे मैं सारे ही लार्ज कैप को ही स्टडी करूंगा और उन लार्ज कैप में भी उन शेयर्स को जो अपने टॉप से एटलीस्ट 15% से नीचे आए हुए हैं एंड बाकी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हमने समझे थे हमारी नर्सरी क्लास के वीडियो में, वो पैरामीटर्स तो इंटैक्ट होने ही चाहिए। उन पैरामीटर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद हम बाकी के कुछ शेयरों की यहाँ पे बातें करेंगे। शेयरों से पहले मैं कुछ इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ। हमने जो पिछले कुछ एक साल में ट्रेंड देखा है, तो हमने ये देखा है कि कुछ सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफी ज्यादा उन्होंने रिटर्न दिए हैं। उनमें से एक है निफ्टी ऑटो, जिसने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 70% रिटर्न दिए हैं। इस निफ्टी ऑटो में आपके वो सारे शेयर्स, टाटा मोटर्स, मारुति एंड M&M एंड देन टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर, हीरो, देन बजाज ऑटो, सबने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड इवन ऑटो इंसिलरीज काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एंड सिमिलरली फार्मा ने काफी अच्छा पिछले एक साल में रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50-55%। यहाँ पे सन फार्मा, सिप्ला, ये काफी अच्छे शेयर हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट सेम इसी टाइम पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है। उसमें से एक है निफ्टी बैंक। यही हम कुछ ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स को फिगर आउट करेंगे। निफ्टी आईटी, यहाँ पे हम कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स को फिगर आउट करेंगे। और एक और सेक्टर की मैं लास्ट में बात करूंगा। बट बैंक्स पे अगर मैं आऊं तो बैंक्स में अगर आप देखते हो तो बेसिकली जो बड़े बैंक्स हैं उनमें से एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये अपने टॉप से काफी नीचे हैं इस समय। बट देन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दे आर आल्सो गुड स्टॉक्स, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट अवेलेबल एट डिस्काउंट। सेम चीज अगर आप इनके पीई पे देखोगे तो एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, देयर पीई लुक्स वेरी रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेंस दीज स्टॉक्स आर गुड टू स्टडी एंड देन इन्वेस्ट लेटर ऑन। अब इसमें से मैं दो स्टॉक्स की बात करूंगा। पहले तो एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अगर मैं पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखूं, राइट, सो कोविड के बाद जो रैली आई थी 2021 में, वहां के बाद ये जो शेयर है ये एक अपने रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, ऊपर से 1700 में और नीचे से ऑलमोस्ट 1300-1400 की रेंज में। ये पिछले 3 साल से इसी रेंज में परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप इसके पी रेशियो को स्टडी करोगे, यू विल फाइंड कि 2021 के बाद इसके ईपीएस तो काफी अच्छे स्ट्रांगली ग्रो किए हैं, जो कि एक टाइम पे 59 का ईपीएस हुआ करता था, अभी वो ऑलमोस्ट 89-90 का ईपीएस हो रखा है, विच मींस प्रॉफिट ग्रोथ तो काफी अच्छी आ रही है। और सेम चीज आपको इसके पीई में दिखेगा, जो कि पीई एक टाइम पे 28 का हुआ करता था, वो श्रिंक होकर के आज मीडियन से भी नीचे, मीडियन जो कि इसका 21 होता है, उससे भी नीचे 18 पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अपने वैल्यूएशन में काफी अट्रैक्टिव लगता है एंड प्राइस से भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। बट एचडीएफसी बैंक के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट जो अभी रिसेंटली हुआ था, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर, राइट, वो उसकी वजह से ये कंपनी अब काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और इनके जो डिपॉजिट और क्रेडिट के रेशियो हैं वो अब उतने स्ट्रांग नहीं है, या अब वो उतने अलाइंड नहीं है जो कि आरबीआई अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से बोलता है। एचडीएफसी बैंक को आगे जाते समय अब क्रेडिट टू डिपॉजिट का जो रेशियो है इसको मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस जो अभी इसका है ये काफी रीजनेबल और वैल्यूड लगता है। लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, बट अभी इसका प्राइस मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होने वाला। सेकंड जो मैं बात कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक की, इसमें भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। 2021 के बाद ये एक अगेन एक रेंज में फंसा है, ऊपर से 2100 और नीचे से 1700 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। बट रिसेंटली अभी एक कुछ आरबीआई ने इनके ऊपर एक बैन लगाया था, जिसके न्यूज की वजह से ये शेयर अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, विच इज ओके। लेकिन सिमिलरली कुछ दिन में आरबीआई ने वो बैन हटा दिया, सो स्टॉक वापस से तुरंत अपने आप को रिकवर करके 1700 के रेंज में आ गया, विच मींस ये अपने सपोर्ट को इंटैक्ट रखा हुआ है और आगे भी अपने सपोर्ट को इंटैक्ट रखने की उम्मीद है। बट अगर मैं इसके पी रेशियो को स्टडी करूं सो अगेन यहाँ पे भी आपको एचडीएफसी की तरह वेरी सिमिलर पैटर्न दिखेगा कि ईपीएस इसका 50 के अराउंड था, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 87-90 पे ये भी गया है। यानी कि यहाँ पे ईपीएस प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी स्ट्रांग हुई है एंड पीई जो है वो अच्छे से श्रिंक हुआ है। 43 का पीई एक टाइम पे जो बुल रन के समय इसको मिला था, वो श्रिंक होकर के अपने मीडियन को क्रॉस करते हुए आज 20 के पीई पे ये खड़ा है। इसलिए ये स्टॉक आज भी इस समय काफी वैल्यूड दिखता है। जो पॉइंट कोटक में भी चेक करने का है वो ये कि आरबीआई की जो रीसेंट गाइडलाइंस है क्रेडिट टू डिपॉजिट, इस पे भी इंप्लीमेंट होते हैं और इसको भी और इस बैंक को भी अपने रेशियो को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी रिसेंटली तो परफॉर्म नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये हो गया एक इंडस्ट्री बैंक्स। एक दूसरी सेगमेंट जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी में आती है, उसमें सिर्फ एक शेयर जो कि बजाज फाइनेंस, उसकी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाकी के जो भी इस सेगमेंट के प्लेयर्स हैं वो मुझे इस समय काफी डिस्काउंट तो उनमें नहीं दिखता, इसलिए मैं उनकी बातें नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शेयर खराब है, बट ये है कि इस समय वो डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बजाज फाइनेंस की बात करूंगा अभी। बजाज फाइनेंस में अगर आप सिमिलरली देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है, राइट। कोविड के बाद जब रैली आई थी तब इसने अपना हाई बनाया था 8000 के करीब,
राइट, और वो रेंज आज भी ऊपर से इंटैक्ट है, वो जो रेजिस्टेंस है वो आज भी बना हुआ है 8000 का, और नीचे से जो सपोर्ट है वो एक टाइम पे 5500 था, फिर 5900 हुआ, और अभी ये 6500 पे था, यानी कि सो शेयर यहाँ पे प्राइस तो इस तरह से मूव कर रहा है। बट अगर मैं पीई की बात करूं तो आप देखो सेम स्टोरी, यहाँ पे भी ईपीएस जो एक टाइम पे उसका 82 था वो इंक्रीज होकर के 226, 2 गुने से भी ज्यादा इसका ईपीएस बढ़ चुका है। पीई जो एक टाइम पे मार्केट ने इसको 100 की दिया था, ये अपने मीडियन को क्रॉस करके 46 का मीडियन को क्रॉस करके आज 29 के पीई पे बैठा है। अगेन ये स्टॉक डेफिनेटली अपनी पीई वैल्यूएशन के हिसाब से काफी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बट अब बजाज फाइनेंस में मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आ रहा? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल का एंट्री होना एंड देन उनके कुछ अपकमिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसका इंपैक्ट मार्केट थोड़ा सा देख के चल रहा है कि बजाज फाइनेंस में भी आएगा। लेकिन इसका मतलब इतनी बड़ी कंपनी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमको इस स्टॉक को समझना चाहिए और इसमें भी काफी अच्छा अट्रैक्टिवनेस बनता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। ये हो गया सेकंड एनबीएफसी ग्रुप जिसमें बजाज फाइनेंस अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं बात करूंगा लार्ज आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर ने भी पिछले 3 साल में कुछ भी अच्छा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और अगर आप देखोगे तो इसके सारे के सारे लार्ज प्लेयर्स सब अपने हाई डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, ये काफी अच्छे अच्छे हैवी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है, राइट। इनमें मैं 2 शेयर के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसमें से एक है इन्फोसिस, राइट। इन्फोसिस को अगर मैं स्टडी करूं तो अगर आप इसका पैटर्न पिछले 5 साल का देखोगे, यू विल रियलाइज कि इसने जो बुल रन के टाइम पे अपना हाई बनाया था 1800 के अराउंड, वो अभी तक ने इसने ब्रेक नहीं किया है। एक इसमें डाउन ट्रेंड आया है और अभी तक के इसके कोई क्लियर सपोर्ट दिख करके नहीं आ रहे। हालांकि जो 1200 का बॉटम बना था अप्रैल 23 में, वो काफी हद तक के एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है, बट देन अगर देखा जाए तो काफी प्राइस में मूवमेंट डाउन साइड का आया हुआ है। क्या इसकी अर्निंग सपोर्ट कर रही है? यस। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो ईपीएस है वो ग्रोथ इसमें भी अच्छी दिख रही है। 49 का ईपीएस ग्रो करके अभी रिसेंटली 63 का हुआ है, एंड देन अगर पीई की बात करें तो 35 का पीई श्रिंक होकर के अभी 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। सो रफली देखा जाए तो बैंक में जितना ईपीएस ग्रोथ आई है उतनी इन्फोसिस में तो नहीं आई है, बट पीई के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली यहां से इसका पीई एक्सपेंशन दिखता है, जो कि एक 23 के रेंज से निकल के 30-35 के रेंज तक जा सकता है डाउन द लाइन। इसलिए यहाँ पे भी एक काफी अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है, बशर्ते एवरी क्वार्टर एंड एवरी ईयर इन्फोसिस एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाए। अगर मैं दूसरी आईटी कंपनी की बात करूं तो मैं एलटीआई माइंट्री की बात करूंगा। ये कंपनी रिसेंटली मर्ज हुई थी, राइट। एलटीआई, इन्फोटेक और माइंट्री, ये मिलकर के 2 कंपनियां मर्ज होकर के एक कंपनी बनी रिसेंटली। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को आप देखोगे तो काफी हिस्ट्री है इस कंपनी की, बट देन आफ्टर मर्जर ये ज्यादा पुराना डेटा नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसने अपना एक पीक बनाया था 7300 के अराउंड, जो कि एक शार्प डिक्लाइन आया था, एंड देन तब से शेयर अपने बॉटम के रेंज में ही है, जो कि उसका 4000 के करीब से 48000 के नीचे के करीब इसका बॉटम बना हुआ है। अब इसको हम पीई से समझते हैं कि इसमें पीई मूवमेंट कैसा रहा है। पीई मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यस, एक टाइम पे जब ये 2021 के टाइम पे जब इसका पीई 59 के अराउंड गया था, लार्ज आईटी कंपनी के लिए थोड़ा ज्यादा है। लार्ज आईटी कंपनी का पीक 40-45 जाए वो बहुत होता है, बट 59 गया था, यानी कि यहाँ पे इसको ओवर वैल्यूड इसको मार्केट ने पीई दिया था, एंड दैट्स वाई वो इतना ज्यादा श्रिंक हुआ। बट देन यहाँ पे जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा ईपीएस का कैंडल, ये ईपीएस मर्जिंग के बाद आया था, बट देन इट वाज नॉट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। हेंस उसके बाद आप एक सिमिलर सा ईपीएस देख रहे हो जो कि 150 के रेंज में है, यानी कि यहाँ पे ईपीएस की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। जैसे कि बैंक में ईपीएस काफी अच्छा ग्रोथ हुआ, इन्फोसिस में हल्का ग्रोथ हुआ, यहाँ पे इस एलटीआई माइंट्री में ईपीएस की ग्रोथ तो इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इसीलिए जो मूवमेंट है प्राइस का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, प्लस पीई जो है वो डाउन द लाइन कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन इसके आगे के प्रोजेक्शंस हमको समझने पड़ेंगे। एलटीआई, माइंट्री और इन्फोसिस, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बिकॉज चार्ट में काफी कुछ क्लियर नहीं है, राइट। पुराने प्रॉफिट्स दिख रहे हैं बट फ्यूचर प्रॉफिट्स इसमें नहीं दिख रहे। इसलिए आईटी कंपनी में मेरा सजेशन रहेगा पीछे जा करके जो इनके रिजल्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना, और कॉन कॉल्स इनके ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके इसमें हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस, राइट। ये जो शेयर है इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न हमने देखा है। 2021 के टाइम पे इसने अपना हाई बनाया था, तब से ये स्टॉक 5500 की रेंज को ब्रेक नहीं किया है। ऑलमोस्ट उसी रेंज से उसका पीक बना हुआ है 6000 के अंडर, राइट। लेकिन उसका जो बेस है नीचे से एक हायर बॉटम्स ये शेयर बना रहा है, 2900, देन 3200, देन 3500 और अभी 4000। ये इसके बॉटम से नीचे हायर लोज बन रहे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। बट अगर हम सिमिलरली पीई रेशियो देखें तो यहाँ पे पीई रेशियो में इसके ईपीएस में अच्छी ग्रोथ देखने को दिख रही है। 77 का ईपीएस बढ़ करके ऑलमोस्ट 117 हुआ है, अच्छी ईपीएस ग्रोथ है, और उसी वजह से जो इसका पीई है वो श्रिंक होकर के 72 का आज अभी मीडियन 36-37 पे खड़ा हुआ है। सो अगर मैं आईटी की बात करूं तो इन 3 कंपनियों को जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, एलटीटीएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है बिकॉज उसका ईपीएस ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। इन्फोसिस ओके है बिकॉज उसका ईपीएस ग्रोथ है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
और जो एक और मैंने बात करी LTI माइंट्री की, वो उसमें ईपीएस काफी स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए आईटी कंपनियों में सजेशन यही रहेगा कि हम और इसको डिटेल में समझना चाहिए, हमको इसके ईपीएस प्रोजेक्शंस और इसके जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है उसको समझना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईटी। बट अदर देन दैट आईटी इज स्टिल लुकिंग वेरी अंडर वैल्यूड। इसमें भी इन्वेस्ट करके एसआईपी करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, दीज आईटी कंपनीज, दीज लार्ज आईटी कंपनीज आर गोइंग टू गिव एंड कम बैक विद गुड रिटर्न्स। अब मैं लास्ट सेगमेंट में बात करूंगा सुपरफिशियली पेंट इंडस्ट्री के बारे में। पेंट इंडस्ट्री इस समय तो पूरी तरह लाल कलर से पेंट हो रखी है, सारे के सारे पेंट स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट जो कि अपना एक टाइम पे 3400 का हाई बनाया था, वो 3400 से 2800 पे ट्रेड कर रहा है। बर्जर पेंट 800 के पीक से ऑलमोस्ट अभी 480-90 के पे ट्रेड कर रहा है। सेम विद कंसाई नैरोलैक 23% डाउन है। एक्सो नोबल 16% अपने 52 वीक से लो है। इंडिगो पेंट्स जो एक टाइम पे 1400 पे आईपीओ इसका आया था, आज वो अपने आईपीओ के प्राइस और उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या चल रहा है पेंट इंडस्ट्री में? सो जितने भी ये पेंट के स्टॉक्स हैं ये काफी इस समय डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। बट एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाहर मार्केट में खड़ा है जिसका नाम है बिरला ओपस, मार्केट में एंटर हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट बाकी के पेंट कंपनियों में जरूर से देखा जाएगा। इसलिए इन पेंट कंपनियों को हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेंट इंडस्ट्री खत्म हो गई है, पेंट इंडस्ट्री में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हमेशा से एक बड़े कंपाउंडर रहे हैं, राइट। इन्होंने बहुत पैसों को कंपाउंड किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लोगों को, एशियन पेंट्स ने, बर्जर पेंट्स ने, राइट। सो हमें इनको और डीपली स्टडी करना चाहिए। सो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इस चैनल के, नर्सरी क्लास वीडियो और केजी क्लास वीडियो, ये वो बेसिक वीडियोस हैं जहां पे हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को समझते हैं। ये क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री हैं सबके लिए। और आगे जाके मैं हर वो लेवल की वीडियोस बनाने वाला हूं, प्राइमरी क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसपे हम जाके काफी कुछ शेयर मार्केट के बारे में और उनके इन्वेस्टिंग के बारे में इसी चैनल पे समझेंगे, जिसका नाम है डिसिप्लिन इन्वेस्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।